नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। हरियाणा से ये खबर आपको बता दें, जहां पर हरियाणा में रोहतक रोड को भी जाम कर दिया गया है। हरियाणा में बंद का असर देखने को मिल रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर भारत बंद बुलाया गया है और इस दौरान कई इलाकों में इस बंद का भारी असर देखने को मिल रहा है। प्रदर्शनकारियों ने अब स्टेट हाईवे को बंद कर दिया है। साथ ही आपको बता दें, हरियाणा के रोहिणी में भी जो है हाईवे को बंद किया गया है। कुरुक्षेत्र का शाहबाद भी इस बंद से प्रभावित नजर आया। शाहबाद में दिल्ली और अमृतसर राष्ट्रीय राजमार्ग को किसानों ने बंद कर दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की, हरियाणा में भारत बंद का साफ असर देखा जा रहा है। बता दें, लगातार किसानों की तरफ से भारत बंद किया गया और अब संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज भारत बंद का जो है प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने स्टेट हाईवे इस दौरान बंद कर दिया है। साथ ही पुलिस बल भी मौके पर मौजूद। कुरुक्षेत्र का शाहबाद भी बंद से प्रभावित नजर आया, जहां पर शाहबाद में दिल्ली और अमृतसर राष्ट्रीय राजमार्ग को किसानों के आंदोलन के चलते किसानों ने बंद कर दिया है। और अगली बड़ी खबर गोंडा से सामने आई है, जहां पर सरकार के तमाम विकास कार्यों की लुटियां डुबो रहे हैं जिम्मेदार। अधूरे विकास कार्य अब तक नहीं हुए पूरे और सरकार की तरफ से जो भी परियोजनाएं हैं उन पर पलीता लगाते दिखे अधिकारी। अधूरे विकास का साफ नजारा गोंडा से सामने आया है, जहां पर 75 साल बाद भी लोगों को पगडंडी का सहारा लेना पड़ रहा है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। बता दें, इस गांव के दोनों ही ओर बड़े नाले हैं। जुगई गांव है इसका नाम, जो कि गोंडा का है, जहां पर दोनों ओर नाले हैं और साल के 6 महीने बाढ़ के पानी में डूबा रहता है ये गांव। नाले पर आज तक पुल नहीं बनाया गया, कोई पुलिया तक का निर्माण वहां पर नहीं किया गया है और लोग भारी परेशानियों में रहने को मजबूर। गोंडा में विकास कार्य पर पलीता लगाते दिखे जिम्मेदार अधिकारी और इसी दौरान अधूरे विकास कार्य को आज तक रफ्तार नहीं मिल सकी है और विकास कार्य अब तक वहां पर अधूरा पड़ा है। करीब 75 साल बाद भी लोगों को पगडंडी का ही सहारा लेना पड़ रहा है। और साथ ही आपको बता दें, दोनों ओर से 2 बड़े नालों से घिरा हुआ है जुगई गांव। लोग बाढ़ के पानी में साल के 6 महीने में ऐसे ही बने रहते हैं। साल के 6 महीने वहां पर बाढ़ के पानी में डूबा रहता है ये गांव। और आज किसान संगठनों का भारत बंद है और आज दिल्ली के तमाम जो सीमाएं हैं उन्हें बंद किया गया है। आज किसान संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया था और इस दौरान दिल्ली एक्सप्रेसवे जाने से बचे मुसाफिर, इस तरह की एडवाइजरी जो है ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जारी कर दी गई है। साथ ही किसानों ने भी लोगों से ही अपील की है कि इसमें समर्थन करें, सहयोग दें और स्कूल और एम्बुलेंस के लिए रास्ता खोल दिया गया है। स्कूल जाने वाले छात्रों को बंद का असर नहीं देखने मिलेगा। साथ ही जरूरी सुविधाओं के लिए भी बंद में छूट दी गई है। ऐसे में डासना से चलने आने के लिए भी किसानों की तरफ से अपील की गई है कि लोग दोपहर के बाद ही अपने घर से निकले और इस दौरान 6 बजे से शाम के 4 बजे तक बंद का असर दिल्ली के सभी सीमाओं पर देखने को मिलेगा। इस दौरान आपको बता दें कि आज दिल्ली एक्सप्रेसवे जाने से बचे मुसाफिर, क्योंकि वहां पर बंद किया गया है और ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है। मेरठ में एग्जिट और एंट्री पर भी किसानों ने जाम लगा दिया है और यातायात बुरी तरह प्रभावित। भोजपुर में भी एक्सप्रेसवे बंद का ऐलान किसानों की तरफ से कर दिया गया है। इस दौरान डासना से चलने वाले एक्सप्रेसवे से उतर नहीं सकेंगे अब लोग। और इसी दौरान आपको बता दें कि किसानों की तरफ से 10 बजे तक मेरठ में 13 पॉइंट्स पर चक्का जाम करने की यहां पर बात सामने आ रही है, जहां पर अब आज किसान संगठनों ने भारत बंद के आह्वान के चलते दिल्ली से सटे कई सीमाओं को बंद कर दिया है। इस दौरान कई राजमार्ग प्रभावित हैं बुरी तरह से। NH 24 और NH 9 को किसानों ने बंद कर दिया है और मेरठ में भी एंट्री और एग्जिट पर किसानों का चक्का जाम देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत करने जा रहे हैं।
बता दें कि एनडीएचएम की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री ने पिछले साल 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य अभियान की पायलट परियोजना की घोषणा कर दी थी। फिलहाल इस योजना को 6 केंद्र शासित प्रदेशों में प्रारंभिक चरण में लागू किया जा रहा है। इसी को लेकर अब पीएमओ ने ये बताया है कि एक ऐतिहासिक पहल के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 सितंबर को सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य अभियान की शुरुआत करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री इस अवसर पर अपना संबोधन भी देंगे। साथ ही एनडीएचएम की राष्ट्रव्यापी शुरुआत आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की तीसरी वर्षगांठ के साथ ही की जा रही है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया भी उपस्थित रहेंगे। जन धन आधार और मोबाइल यानी कि जेएएम और ट्रिनिटी और दिल्ली की सरकार और अन्य डिजिटल पहलों के रूप में तैयार बुनियादी ढांचे के आधार पर अब एनडीएचएम स्वास्थ्य संबंधी व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा, गोपनीयता और निजता का सुनिश्चित करने का काम करते हुए एक विस्तृत श्रृंखला के प्रावधान के माध्यम से डाटा और सूचना और जानकारी का एक सहज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार करेगा। इस दौरान आपको बता दें कि एनडीएचएम के प्रमुख घटकों में प्रत्येक नागरिक के लिए एक स्वास्थ्य आईडी भी शामिल है, जो कि उनके स्वास्थ्य खाते के रूप में भी कार्य करेगा और जिससे अब व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड को मोबाइल प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा और मोबाइल एप्लीकेशन की मदद से सारी डिटेल्स को जोड़ा जाएगा। देखा जा सकता है कि आपको बताते चले कि इसके तहत अब हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स रजिस्ट्री यानी कि एचपीआर और हेल्थ केयर फैसिलिटीज रजिस्ट्रियां जो हैं वो आधुनिक और पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों दोनों ही मामलों में सभी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए एक संग्रह के रूप में कार्य करेगी। ये चिकित्सकों के लिए काफी बेहतर रहने वाला है। चिकित्सकों के साथ साथ अब अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवाओं प्रदाताओं के लिए व्यवसाय में भी आसानी हो सकेगी। महंत नरेंद्र गिरी मौत केस में अब सीबीआई ने अपनी जांच और तेज कर दी है। सीबीआई ने आनंद गिरी, आगा तिवारी और संदीप तिवारी की 10 दिन की रिमांड को बढ़ाने को लेकर मांग की है। रिमांड की अर्जी पर आज सुनवाई हो सकती है। साथ ही आपको बताते चलें और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की कैबिनेट का विस्तार कल राजभवन में धूमधाम से हुआ। इस बीच यूपीए सरकार में मंत्री रहे जितिन प्रसाद, पलटू राम समेत 7 नए चेहरों को मंत्री पद की शपथ देनी पड़ी। ऐसे में अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ये वर्तमान योगी सरकार का अंतिम कैबिनेट विस्तार होगा। माना यह जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल इस दौरान मौजूद रहीं और वो गुजरात से लखनऊ लौटने के बाद दोपहर को कैबिनेट विस्तार के बारे में जानकारी दी गई। लंबे समय से योगी सरकार के कैबिनेट विस्तार के बारे में कयास ही लगाए जा रहे थे, जिस पर आज विराम लग गया और कैबिनेट विस्तार में 7 नए चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह मिल गई, जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली। और बसपा सुप्रीमो मायावती ने योगी सरकार के कैबिनेट विस्तार पर बड़ा हमला बोला है। मायावती ने भाजपा पर कैबिनेट विस्तार को लेकर हमला बोलते हुए कहा कि विस्तार के जरिए चुनाव में जातिगत जो समीकरण है उसे साधने का आरोप लगाया है। साथ ही ओबीसी और दलित वर्ग के लोगों को भाजपा से सावधान रहने की सलाह दी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सोमवार को ट्वीट कर लिखा है कि भाजपा ने यूपी में जातिगत समीकरण को साधने के लिए जिन्हें भी मंत्री बनाया है वो जब तक अपने मंत्रालय को समझ पाएंगे और प्रदेश में आचार संहिता लागू हो जाएगी। इसके साथ ही मायावती ने आरोप लगाया है कि यूपी की सरकार ने भाजपा पिछड़े और दलित समाज के लोगों के लिए कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया है।
जो बसपा सरकार में ठोस कदम उठाए भी गए थे, उन्हें भी भाजपा सरकार ने बंद कर दिया है। ऐसे में भाजपा के दोहरे चाल चरित्र से लोगों को सावधान रहने की सलाह दी गई। बता दें कि योगी सरकार ने कल ही अपने कैबिनेट का विस्तार किया है, जिसमें जितिन प्रसाद ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। वहीं छत्रपाल सिंह गंगवार, बलरामपुर के पलचूराम, गाजीपुर की संगीता बिंद, संजीव कुमार, दिनेश खटीक और धर्मवीर सिंह प्रजापति ने राज्य मंत्री पद की शपथ ली है। जितिन प्रसाद ब्राह्मण और अन्य ओबीसी या दलित हैं। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी की सरकार के कैबिनेट विस्तार में 15 नए मंत्रियों ने शपथ ली है। परगट सिंह, मनप्रीत सिंह बादल, अरुणा चौधरी समेत 15 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। इस समारोह में पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह नहीं पहुंचे। हालांकि चरणजीत सिंह चन्नी ने 20 सितंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इसके 6 दिनों बाद अब कैबिनेट विस्तार किया गया इतवार को। और बताते चलें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी के सीनियर सदस्यों के साथ एक बैठक के बाद चन्नी नीत मंत्रिमंडल के नामों पर सहमति बनाई गई। मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा करने के लिए सीएम चन्नी को कांग्रेस आलाकमान ने शुक्रवार को दिल्ली तलब किया था।